साथियों नमस्कार, मैं धीरेन्द्र कुशवाहा डीएड समिति एमपी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। 11 अगस्त को आए हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में कुछ आवेदन दायर किए जाते हैं जिस पे मॉडिफिकेशन और क्लेरिफिकेशन को लेकर मांग की जाती है और उसका डिस्पोजल कल हो जाता है और उस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रजिस्ट्री के द्वारा 9 पेज का एक बाकायदा शानदार ऑर्डर दिया जाता है जिसके संबंध में हम यहाँ पे कुछ बातें करेंगे। कल रमेश सर का वीडियो आ गया था तुरंत इस मैटर को लेकर के और इसके बाद बहुत सारी चीज़ उन्होंने समझा दी हैं और सबके समझ में आ गया होगा। बहुत सारे कॉल मैसेज आ रहे थे, मैंने सोचा एक वीडियो मैं भी बना देता हूं। साथियों बहुत खुशी की बात है, सबसे पहले मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं अपने उन सभी सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे योद्धा हैं, लीडर हैं, माननीय मुकेश सर, रमेश रोयल के जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है, उन्होंने किस तरह से चालाकी से अपने संसाधनों को बचाया है और जो भी संसाधन हमारे पास है उनका भविष्य में उपयोग होगा। भी बहुत सारे ऐसे समय आएंगे जहां पे उतार चढ़ाव में इन सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, हो सकता है कमी ही ना पड़ जाए, पर हम हर स्थिति से लड़ने के लिए तैयार हैं। इसलिए अपने सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे लीडर हैं उनकी दूरदर्शिता, उनकी रणनीतिक जानकारी, उनकी कानूनी समझ को जो है उनकी इस दूरदर्शिता को हमें सलाम करना चाहिए और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए। साथियों वीडियो पूरा देखिएगा ताकि चीज़ें समझ सकें, क्योंकि आप उन सारे वीडियो को पूरा देख लेते हैं जो आपको डिमोटिवेट करते हैं और हमारे पास भी भेजते रहते हैं कि सर ये ऐसा आया है, ऐसा है, इसका क्या है, जिसपे कोई तथ्य नहीं होते हैं, लोग उल जुलूल बातें करते रहते हैं। आप वो पूरा वीडियो पूरा देख लेते हैं और जिस पे कोई जानकारी होती है उसको आप पूरा नहीं देखते हैं। इसलिए आप इसको पूरा देखिए, अपने सभी साथियों तक शेयर करिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके सब्सक्राइब करने से वीडियो की रीच बढ़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचेगा। साथियों सीधे आते हैं हम कल के जो 9 पेजेस का जो ऑर्डर आया है उस पर हम बात करते हैं। हमने उसको लिख करके रखा है और उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं कि जो एप्लीकेशंस लगी हुई थी वो पश्चिम बंगाल से लगी हुई थी। कई दिनों से ऐसा सोशल मीडिया में चल भी रहा था कि पश्चिम बंगाल से लगी हुई हैं और बीएड डिग्री होल्डर्स के द्वारा लगाई गई थी। उनकी कुछ भर्तियाँ जो पूरी हो गई हैं उसके संबंध में उनकी ये कुछ मांग थी और साथ में जो मांगे हैं उनको हम बताना चाहेंगे। एप्लीकेंट्स की मांग ये थी कि ऐसे नोटिफिकेशन जो 11 अगस्त से पहले आ गए हैं उनको सुचारू रूप से चलने दिया जाना चाहिए, मतलब उन्हें रोकना नहीं चाहिए। अब बताइए कितना हास्यास्पद विषय है। कोई ऐसा एप्लीकेशन लगाने का तरीका होता है? जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि कोई भी बीएड डिग्री होल्डर्स प्राइमरी टीचर के पोस्ट के लिए अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है, फाइनली जो भी भर्तियां चल रही हैं उन तो अपने अपॉइंटमेंट तक तो पहुंचेंगी और जब अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है तो कैसे उन भर्तियों को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसलिए वहाँ पे इस मामले को डिस्पोज करके माननीय सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री द्वारा बहुत सारे तथ्यात्मक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट उनको सबको रख करके चीज़ों को समझा करके एक बढ़िया ऑर्डर्स बनाया गया है। अब यहीं से जुड़ा हुआ है साथियों किन चीज़ों का तार? बिहार का, छत्तीसगढ़ का, केबीएस का, जहाँ वे भर्तियाँ प्रक्रिया भी संचालित हैं और संचालित होने की स्थिति में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि उनको जो है तो चलने दिया जाए। इसलिए इस पर कुछ भी ऐसा नहीं कहा गया है और नहीं तो चूँकि केस को रिजेक्ट नहीं किया गया था, यहाँ पे डिस्पोज किया गया और डिस्पोज करने के साथ साथ यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें तर्क के साथ बताई गई हैं ऑर्डर में। तो ये चीज़ें फैक्चुअली तरीके से जो बताई गई हैं, अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि बिहार है, छत्तीसगढ़ है, केबीएस है, जो भर्तियाँ लंबित हैं जिनमें भी नियुक्तियाँ नहीं हुई हैं, उनके मामले को लेकर को तो पहली लाइन पे क्लियर कर दिया गया है। इसके बाद साथियों आते हैं नीचे, तो स्पष्ट तौर पर कहा गया है इस ऑर्डर पे कि कोई भी व्यक्ति इस तरीके से मॉडिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन लगा करके इस बात को फिर से रीओपन नहीं करवा सकता है। जिस मामले को इतना गंभीर तरीके से इतना लंबा समय लेकर के सुना गया है उसको आप ऐसे रीओपन नहीं कर सकते हैं। यदि आप इसको रीओपन करेंगे तो इससे क्या होगा? अदालती समय फिर बर्बाद होगा, फिर मुकदमेबाजी होगी और उससे फाइनली कोई निष्कर्ष निकलना नहीं है, क्योंकि इस जजमेंट में जो भी कह दिया गया स्पष्ट तौर पर कह दिया गया है और उसका अक्षरशः पालन होगा। इसके बाद इसमें रिव्यू को लेकर के एक बात कही गई है कि कोई भी आर्टिकल 136 क्या है? समीक्षा की पावर देता है, मतलब रिव्यू एप्लीकेशन याचिका की पावर देता है। अब यहाँ पे एक चीज़ जो कही गई है महत्वपूर्ण,
इस मामले को लेकर, जो हमारा मामला है देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसके रिव्यू को लेकर, चूँकि इसकी रिव्यू तो लग गई है पर उसका भविष्य क्या होना है इस लेटर पे बता दिया गया है, जो 9 पेज का आया है ऑर्डर। तो इस पे स्पष्ट तरीके से ये बताया गया है कि कोई भी रिट जो आर्टिकल 32 के तहत लगाई गई थी, आर्टिकल 32 क्या है, मौलिक अधिकारों पे आता है, और मौलिक अधिकारों के संरक्षण की बात तो आर्टिकल 13 करता ही है, पर साथ में आर्टिकल 32 ये कहता है कि मौलिक अधिकारों को लेकर निस्तारित किए गए जो मामले हैं, जो याचिकाओं मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई थी, उन याचिकाओं के अंतिम निर्णय को रिव्यू भी नहीं किया जा सकता है। अर्थात इनके रिव्यू पिटीशन को भी यहाँ पे बता दिया गया कि तुम्हारी रिव्यू पिटीशन ज़्यादा देर चलने वाली नहीं, उससे कुछ नहीं होने वाला है। अब बहुत सारी भ्रामक जानकारियाँ फैलाई जा रही हैं, अलग से अपील करेंगे, अलग से अपील करने की अनुमति मिली है। तो अलग से अपील करने के लिए कौन रोका है? अलग से अपील करने के लिए बिहार राज्य वाले चले गए। अलग से अपील करने आप जाइए, चोरी छुपे क्यों जाते हैं? आप बता के जाइए कि हम अलग से अपील क्यों करने जा रहे हैं। आप अलग से अपील करने जाते हैं तो तथ्यों को छुपा करके क्यों जाते हैं? जाइए, अंत तो वही होना है जो इस जजमेंट के द्वारा निर्धारित हुआ है। थोड़ा समय बर्बाद कर सकते हैं आप। अर्थात स्पष्ट तरीके से यदि कम शब्दों में इन चीज़ों को हम कहें तो ये है कि क्लैरिफिकेशन के मामले को लेकर के रजिस्ट्री ने स्पष्ट कर दिया है कि आप यदि चाहते हैं कि 11 अगस्त से फैसला लागू हो, क्योंकि क्लैरिफिकेशन इस तरह से नहीं करवाना चाहते थे कि आप बताइए कब से लागू होगा, ये चाहते थे कि 11 अगस्त से लागू हो और उससे पहले की प्रक्रियाएं सब चलती रहें। तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और साथ में जो रिव्यू है, जो आर्टिकल 32 का अधिकार का प्रयोग करते हुए लगाई जाती हैं जो याचिकाएँ, उन पर रिव्यू भी लगाने का अधिकार नहीं है, तो रिव्यू भी नहीं लगेगी। अब साथियों आते हैं अपने मध्य प्रदेश के संबंध में। देखिए, इस ऑर्डर पे एक चीज़ स्पष्ट तरीके से कहा गया है कि जो माननीय जोधपुर हाईकोर्ट का फैसला है वो अपनी लीगल पोजीशन पर सेटल्ड था। मतलब जब हाई कोर्ट से जीतने के बाद बीएसटीसी वाले सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट इस ऑर्डर को स्टे नहीं करता है। आप एक एग्जांपल से समझिए, हम क्रिमिनल केस का एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति अक्यूज्ड होता है और किसी हाई कोर्ट के द्वारा या किसी सेशन कोर्ट के द्वारा उसे सज़ा दी जाती है, और सज़ा पाने के बाद वो जेल जाएगा, क्योंकि उसको किसी सेशन कोर्ट ने या किसी हाई कोर्ट ने क्या कर दिया है, सज़ा दे दी है। और सज़ा पाने के बाद जैसे उसको घोषित किया जाएगा, गिल्टी घोषित किया जाएगा कोर्ट के द्वारा, वो जेल जाएगा। अब जेल जाने के बाद मान लीजिए उसके लॉयर के द्वारा, एडवोकेट के द्वारा अपर कोर्ट में अपील की जाती है, और अपर कोर्ट में उसकी जो याचिका है वो पहुंचती है। तो अपर कोर्ट यदि इस तरह से काम करता है कि चलो जो निचली अदालत का जो फैसला आया है उस पर हम रोक लगा देते हैं। यदि निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाई जाती है तो उसकी वहाँ पे क्या होगी, सज़ा से वो मुक्त हो जाएगा और स्वतंत्र हो जाएगा जब तक कि उस ऊपरी अदालत का फैसला नहीं आता है। अब यदि यहीं पे केस उल्टा पड़ जाए कि निचली अदालत के फैसले को जो ऊपरी अदालत है वो उस पर रोक ना लगाए, तो वो व्यक्ति जो गिल्टी घोषित हुआ वो तो जेल में ही रहेगा, और जेल से ही ऊपर वाली कोर्ट पे बार बार पेशी पे जाएगा। और फिर इसके बाद यदि वहाँ पे उसको छूट मिलती है, उसको फैसला होता है कि नहीं इस व्यक्ति की कोई गलती नहीं है, इसने जो है तो कोई अपराध नहीं किया, वहाँ से वो छूट जाएगा। और जिसने भी उसके खिलाफ़ ऐसी धाराएँ ऐसी चीज़ें लगाई थी उसको जुर्माना लगाया जाएगा कि तुमने गलत किया था। लेकिन जब अपर कोर्ट उस निचली अदालत के फैसले पर विराम नहीं लगा रहा है तो वो पहले से सज़ा पा रहा है, और साथ में वो वहाँ से भी उसको यदि सज़ा मिल गई है तो सज़ा कहाँ से मानी जाएगी, जहाँ से निचली अदालत से उसको सज़ा मिली थी। तो जाहिर सी बात है कि एक ही गाइडलाइन थी एनसीटी की 28 जून 2018 की, वो पूरे देश के लिए वैलिड थी, और एक हाई कोर्ट से रद्द होती है अपने इस जजमेंट के अंतिम पेज में। और इस ऑर्डर में हाईलाइट करके इस चीज़ को कहा जाता है कि कोई भी कानून तब तक वैध है जब तक किसी कोर्ट के द्वारा बाई ए कोर्ट किसी भी कोर्ट के द्वारा उसे अवैध घोषित नहीं किया जाता है। और कोई भी कोर्ट का मतलब सुप्रीम कोर्ट तो नहीं होता है। यदि सुप्रीम कोर्ट मतलब होता सिर्फ तो साफ साफ लिखा होता सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि देश में सुप्रीम कोर्ट एक ही है, इतने सारे नहीं हैं। बाई ए कोर्ट कहा गया है और वहाँ से वो
25 नवंबर 2021 से अवैध माना जाएगा। अब उसको लाते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक बार नोटिफिकेशन 2020 में आता है पात्रता परीक्षा का, भर्ती का नहीं। इसके बाद नोटिफिकेशन एक बार फिर से रीओपन होता है और 25 नवंबर 2021 का जब वहाँ फैसला आया, उसके बाद यहाँ से फिर से फॉर्म रीओपन होता है और रीओपन होंगे फॉर्म भरवाए जाते हैं। और फिर इसके बाद पेपर कब होता है? मार्च 2022 में। रिजल्ट कब आता है? अगस्त 2022 में। केस कब लगता है? जून 2022 में। अंतरिम आदेश मध्य प्रदेश में कब आता है? 7 जुलाई 2022 को। अब ये बताइए, बच्चे जब भर्ती का नोटिफिकेशन आया है तो उस समय पढ़ाई करने की पहले कोर्ट जाएं। पहले बच्चों ने पढ़ाई की और इसके बाद फिर जो है अपने अधिकारों को पाने के लिए वो कोर्ट जाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जो सेलेक्टेड हुए उसमें डीएड वाले भी हैं। बीएड वाले आरोप लगातार लगाते हैं कि मेरिट में नहीं आते, इसलिए केस लड़ाते हैं, कोर्ट से नौकरी पाना चाहते हैं। और उसमें तो भी हमारे डीएड धारी हैं। जिस रेशियो में तुम्हारी संख्या है फॉर्म भरने की, उस रेशियो में तुम्हारी नौकरी लगी है, 70 और 30 के रेशियो में, और उसी रेशियो में सभी आगे पीछे हैं। पर बाकी जो नीचे हैं, जिनका हक अधिकार तुम मारने आ गए हो फेल हो करके ऊपर से, तो वो तो लड़ेंगे ही और वो कोर्ट जाते हैं और इस भर्ती को अध्ययन करवा लेते हैं। और 25 और डीपीआई का नोटिफिकेशन, भर्ती का नोटिफिकेशन जिसे कहते हैं, वो कब आता है? भर्ती का नोटिफिकेशन आता है अक्टूबर और नवंबर में आता है। और भर्ती के नोटिफिकेशन के समय से ही तय होती है कि उम्र सीमा कब से होगी, डिग्रियां डिप्लोमा जो भी है कब से पूरे होने चाहिए, वो सारी चीज़ें वहाँ से डिसाइड होती है। क्योंकि पात्रता परीक्षा में उम्र 18 वर्ष ली जाती है, भर्ती में उम्र 21 वर्ष होती है। पात्रता परीक्षा में कोई डिग्री पूरी हो, डिप्लोमा पूरा हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भर्ती में होना चाहिए। उससे पहले एक नियम निर्देशिका आती है किसे किसे लिया जाना है। तो विभाग की जब नियम निर्देशिका आती है कि किसे किसे लिया जाना है, उस समय भी दूसरी याचिका लगा के चैलेंज किया गया, क्योंकि नियम निर्देशिका आती है और मेरिट सूची आती है, उसको भी चैलेंज किया गया। तो साथियों, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इनकी रिव्यू भी समाप्त, इनका क्लैरिफिकेशन भी, मतलब डिस्पोज हुआ केस, और 11 अगस्त से इनकी मांग थी, उसको भी डिस्पोज करते हुए ऑनरेबल रजिस्ट्री के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की बता दिया गया कि किस तरह से चीज़ें होंगी। तो बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं। इनको जहाँ भी जाना है अपील करने दीजिए, जो भी करना है करने दीजिए, कुछ नहीं होने वाला। जितना ये करेंगे उतने अपने रास्ते आसान होंगे। अभी इनकी आईए की तो बात देखिएगा, जो इनके नेता हैं ना, वो अपनी नौकरी तो लेके डूब चुके हैं सुप्रीम कोर्ट जा कर के, साथ में और लोगों को फंसा के रखे हैं। यदि वो समय रहते सब सावधान नहीं हुए ना, तो इनके नेता उनकी भी नौकरियां चाट लेंगे। यदि किसी भी तरह से मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ आती है तो वो तो अवैध है ही, पर बाकी लोगों को भी लेके डूबने की पूरी तरह से फिराक में है। और बाकी चीज़ें तो कहना ही क्या। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी समस्या है, कुछ भी, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।